माइक ऑन है। ठीक है। देखो बात नहीं है, अब सुनो। लास्ट टॉपिक है ना इसका, हेडिंग डाल लीजिए, रोलिंग मोशन। थोड़ा सा चीज़ों को समझिए, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, क्वेश्चन ही करेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ना है इसमें। रोलिंग मोशन मतलब जो चीज़ें इसमें हमें जानना है वो पहले समझिए। रोलिंग मोशन का मतलब क्या है? जब कोई बॉडी रोलिंग मोशन करती है तो उसमें दो केसेस बनते हैं, ठीक है। दो केसेस कौन कौन से बनेंगे? एक तो बनेगा ट्रांसलेटरी मोशन का, मतलब बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगी और साथ साथ में रोटेशनल मोशन भी करेगी, या सर्कुलर भी बोल सकते हो, रोटेशनल मोशन करेगी। अगर ये दोनों केस कंसीडर किया जाए तो उस केस में बॉडी को कहा जाता है कि बॉडी कर रही है रोलिंग मोशन, ठीक है। रोलिंग मोशन का मतलब ऐसे समझो, देखो थोड़ा ध्यान से। रोलिंग मोशन का मतलब है कि अगर मैंने ऐसे एक सरफेस बना दिया है और इस सरफेस पे किसी ऐसे रोलर को, सिलेंडर को, रिंग को, स्पेयर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, उसको अगर मैं यहाँ पे रोल्ड कर रहा हूँ, तो रोल्ड करने का मतलब है कि ये अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करेगी और ये आगे भी बढ़ेगी। तो आगे जब बढ़ेगी तो इसका सेंटर ऑफ मास कौन सा मोशन कर रहा होगा? ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा होगा, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा होगा। या किसी भी पार्टिकल को देखो तो पार्टिकल क्या होगा? पार्टिकल दोनों मोशन कर रहे होंगे। सर अगर ध्यान से देखें, अभी हम बताते हैं, जैसे ऐसे समझिए, थोड़ा बड़ा फिगर में बनाते हैं। यही ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमें इस सरफेस पे रोल्ड कराना है, तो मैं इस पर कुछ पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ। सपोज दैट ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये हमारे पास डी पॉइंट है, ठीक है। और ये इसका सेंटर है, और सेंटर से ऐसे भी और भी पॉइंट बनाते हैं। एक पॉइंट ई हो गया, एक पॉइंट यहाँ बना देते हैं, एफ हो गया, और एक पॉइंट बस एफ हो गया। इतने पॉइंट हैं, ठीक है। मुझे कुछ चीज़ें इसमें आपसे जाननी ये है कि अगर ये बॉडी पूरा रोलिंग मोशन कर रहा होगा तो इसमें क्या हो रहा होगा? अब समझिए सर, अगर कोई बॉडी रोलिंग मोशन कर रही है तो सबसे पहले जो उसका सेंटर है वो सेंटर VCM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से आगे बढ़ रहा होगा, क्योंकि ये अगर इधर जा रही है, ऐसे ये सरफेस से ही बना है, ये सरफेस ध्यान से देखना है, इस सरफेस से अगर ये आगे जा रहा है तो इसका मतलब क्या, ये बॉडी ऐसे रोल्ड भी कर रही होगी, ऐसे रोटेट भी कर रही होगी, आगे बढ़ रही होगी। तो इसका सेंटर ऑफ मास VCM से आगे जाएगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। मगर इसके ए पॉइंट को देखो, मैं पूछूं ए पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, तो ए पॉइंट पे सर वेलोसिटी क्या होगी अगर हमें निकालना है, तो देखो जितने वेलोसिटी से ये आगे जा रहा है उतने वेलोसिटी से ये भी आगे जाएगा, ठीक है सर। V वेलोसिटी से आगे जा रहा है, या VCM ही लिख दो, VCM वेलोसिटी से आगे जाएगा। और सर ध्यान से देखिए, इसमें ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ये रोटेट कर रहा है, तो सर अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसी टेंजेंशियल पे एक वेलोसिटी और लगेगी। सर कितनी लगेगी? जितना इसका रेडियस होगा R इंटू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा वेलोसिटी से ये रोटेट कर रही है। इसी तरह सर इसकी वेलोसिटी बताइए, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो सर ध्यान से देखिए, तो अगर ये यहाँ पे चल रही है तो इसकी वेलोसिटी तो VCM ऐसे चलेगा ही, और ये अब नीचे रोटेट कर रही है, तो क्या टेंजेंशियल R इंटू ओमेगा क्या इधर लगने लगेगा? सर ये C पॉइंट वाले की बात करिए तो C पॉइंट वाला सर इधर चलेगा, कितना होगा? VCM। मगर इसका रोटेशन अब इधर होगा, तो क्या इसमें ध्यान से देखें तो टेंजेंशियल R इंटू ओमेगा इधर लग जाएगा क्या? सर इसमें क्या होगा? तो सर VCM तो अभी भी इसका इधर ही चलेगा, मगर क्या R इंटू ओमेगा, क्योंकि ये ऐसे रोटेट कर रहा है, क्या R इंटू ओमेगा टेंजेंशियल इधर लग जाएगा क्या? समझ रहे इतनी बात? अब तुम खुद देख लो, हमें बस एक केस बनाना है कि बॉडी प्योर रोलिंग मोशन कब कर रही होगी, प्योर रोलिंग का मतलब कॉन्सेप्ट क्या होगा। मगर अगर कोई बॉडी रोल कर रही है ना, तो उसके हर एक पार्टिकल में तुम देख रहे हो वेलोसिटी अलग अलग दिखेगी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं नेट वेलोसिटी एट अ पॉइंट ए,
नेट वेलोसिटी एट अ पॉइंट बी, नेट वेलोसिटी एट अ पॉइंट सी, नेट वेलोसिटी एट अ पॉइंट डी, ऐसे करके मैंने आपको सारे पॉइंट पूछने, भी अंदर के पॉइंट छोड़ दीजिए, ए बी सी डी तक मैंने पूछ लिया, ई एफ को मैंने भी छोड़ा है, अभी उसको बाद में देखें। तो क्या आप बोलोगे? तो सर आप बोलोगे देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या हमें सिंपली जोड़ दिया जाएगा इसको, भी सी एम प्लस आर ओमेगा। अरे दोनों वेक्टर है ना, दोनों वेलोसिटी है तो दोनों वेक्टर है, तो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में तो सिंपल जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी बी वाले की अगर कॉन्सेप्ट करें तो देखिए ध्यान से, क्या इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ आएगा क्या? कैसे निकालेंगे सर बताइए? सर क्या इसका भी सी एम और आर ओमेगा का स्क्वायर करके जोड़ा जाएगा? तो क्या हम इसको जोड़ेंगे तो भी सी एम का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर अंडर रूट में लिखेंगे क्या? क्योंकि दोनों वेक्टर कितने डिग्री पे हैं, 90, तो cos 90 तो जीरो हो जाएगा ना, तो दो वेक्टर को जोड़ने में यही तो हमारा नेट रिजल्टेंट होगा। समझ रहे इतनी बात? अगर हम सी वाले पॉइंट की बात करें, मेन यही बताता है कि बॉडी रोलिंग मोशन कर रही है कि नहीं कर रही है। देखिए ध्यान से, अगर हम सी वाले की बात करें तो मैं क्या लिखूंगा, भी सी एम माइनस में क्या आर इंटू ओमेगा, क्योंकि भी सी एम इधर लग रहा है और आर ओमेगा इधर लग रहा है, इधर दोनों सेम डायरेक्शन में था तो प्लस हो गया है, इधर सर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो गया है, माइनस। अरे ऐसे समझो, कोई ऑब्जेक्ट में अगर इधर 10 न्यूटन का फोर्स है और इधर 3 न्यूटन का है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? तो क्या इधर ही 7 न्यूटन का लगेगा? तो घटाया ही तो है आपने। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में लगते हैं, 3 भी इधर लगता तो 10 और 3 कितना हो जाता, 13। तो सिंपल जोड़ देते हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में तो घटा देते हैं। बट यहाँ पे हम वेक्टर का सम करेंगे, ठीक है, ऐसे सिंपल नहीं जोड़ेंगे, वेक्टर रूल अपनाएंगे। अच्छा, इसमें भी सर वही कहानी होगी, नेट रिजल्टेंट कहीं यहाँ आएगा, क्योंकि ये भी दोनों कितने डिग्री पे बने हैं, 90 डिग्री। तो डी पॉइंट के भी वेलोसिटी अगर निकालें तो कितनी आएगी, भी सी एम का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर, और किस में लगेगा ये, अंडर रूट। समझ रहे हो इतनी बात? क्लियर है? ये बॉडी अगर रोलिंग मोशन कर रही है तो इतने कॉन्सेप्ट आप समझ लिए हो कि वेलोसिटी उसकी कॉन्टिन्यूस बार बार चेंज होने वाली। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर रोलिंग मोशन कोई बॉडी कर रही है ना, तो हम हमेशा सी पॉइंट वाला कॉन्टेक्ट को देखते हैं, मतलब इस कॉन्टेक्ट पे आएंगे। इस कॉन्टेक्ट पे आएंगे तो हमें समझ में आएगा कि सर अगर कोई बॉडी रोलिंग मोशन कर रही है तो एक बात समझिए, लिख रहा हूँ यहाँ पे, कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग मोशन। अगर कोई बॉडी रोलिंग मोशन कर रही है तो उसका कंडीशन क्या है, बस सोच के देखो थोड़ा। मैं ये सी पॉइंट पता है कहाँ बनाया हूँ, ग्राउंड पे बनाया हूँ। और अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया हूँ एकदम सर्कल पे जो कांटेक्ट में है, ध्यान से देखना, जो इस ग्राउंड के इस वाले पॉइंट से कांटेक्ट में है, वहीं ऊपर सर्कल वाले लाइन पे भी मैंने एक पॉइंट बना दिया है। सपोज दैट इस पॉइंट का नाम मैं पी दे देता हूँ, अंदर है वो, बस लाइन पे है, और ये इस लाइन पे है। तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि सी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, तो क्या तुम जीरो बोलोगे? क्यों? क्योंकि सर वो किस पे है, रेस्ट पे। भाई वो तो अर्थ का पॉइंट है ना, अरे ये तो अर्थ पे आपने सी पॉइंट बनाया ना, तो वो तो रेस्ट पे होगा। समझ रहे हो? अब जब कोई बॉडी रोल्ड करती होगी, कोई रोल्ड करती होगी, तो इसका मतलब ये पी पॉइंट एक समय ऐसा आएगा कि सी के कांटेक्ट में आएगा। एक समय तो ऐसा आएगा ना, अब जैसे मान लो ये बी पॉइंट था, तो एक समय ऐसा आएगा ना कि बी पॉइंट भी आएगा और यहाँ पे कांटेक्ट बना लेगा। फिर एक समय ऐसा भी आएगा जब ये रोल करते हुए आगे जाएगी तो ए पॉइंट भी आएगा और सी के साथ क्या बना लेगा, कांटेक्ट बना लेगा। मतलब हर एक पॉइंट एक समय बाद सी पे टच करेंगे, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट की क्या हो जाएगी, जीरो। और अगर भी सी जीरो हो जाता है तो मैं क्या भी सी एम इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा बोल सकता हूँ क्या? अरे भाई भी सी क्या हो गया, जीरो, तो भी सी एम माइनस आर ओमेगा होता है, तो इसको एक को इधर भेज दूँ तो क्या भी सी एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इंटू ओमेगा। क्लियर है इतनी बात? अब वहाँ से अगर हम देखें तो बस सिंपल सी बात है,
ये कहानी अगर तुम्हें दिखाई दे रही है कहीं पे भी तुम्हें दिख रही है, या ऐसे लिखा होता है ओमेगा इज इक्वल टू वी सी एम अपॉन में आर, अगर ये तुम्हें कहीं दिख रहा है मतलब ऐसा, तो इस केस में बॉडी क्या कर रही होगी, प्योर रोलिंग मोशन बनाई होगी, प्योर रोलिंग मोशन बनाई होगी। मतलब अगर प्योर रोलिंग का कहानी है तो ये तो तुम पढ़े हो सर, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होता है, बट v केवल नहीं, मैं बात कर रहा हूँ किसका, VCM का। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ही किसके इक्वल हो जाए, r इंटू ओमेगा के अगर इक्वल हो जाता है, उस केस में बॉडी क्या कर रही होगी, प्योर रोलिंग में होगी। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट बनता है हमारा। अब एक बात बताऊँ, मैं तुमसे ई पॉइंट की वेलोसिटी अगर पूछता हूँ, मैं तुमसे एफ पॉइंट की वेलोसिटी पूछता हूँ, तो क्या तुम निकाल सकते हो? बताओ कितने लोग निकाल लेंगे? सर ई पॉइंट की वेलोसिटी बताइए। ध्यान से देखो, पहले तो ये सेंटर ऑफ मास वाली लाइन पे ही है, सेंटर ऑफ मास वाली लाइन पे है। सर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर r है तो ये मान लेते हैं कुछ आधा रहा होगा, सपोज दैट ऐसा मान लेते हैं आधा रहा होगा, या दिया होगा वो कुछ कितना डिस्टेंस है, अभी हमने मान लिया आधा रहा होगा। तो बताओ कितना ई पॉइंट की वेलोसिटी निकालोगे, तो एक तो डायरेक्शन इसका इधर होगा, किसका, VCM का होगा ना, और ये बॉडी भी तो ऐसे रोल्ड कर रही होगी, रोल कर रही होगी, तो क्या आर इंटू ओमेगा भी इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो क्या वी इज इक्वल टू VCM प्लस आर इंटू ओमेगा लिख देंगे क्या? मगर ध्यान दो, आर नहीं, डिस्टेंस कितना हो गया, आर बाई, समझ गए इतनी में? अच्छा, अगर इसमें आएंगे तो अब बताना थोड़ा, बस ध्यान से देखो, क्या इस पॉइंट पे आएंगे तो ये डिस्टेंस, अब मान लेते हैं यहाँ तक r/2 था, तो क्या ये r/4 हो सकता है क्या? आधा का आधा हो गया, r/2 था पूरा यहाँ तक का, तो ये आधा का आधा r/4 हो गया। अब बताओ, ये बॉडी, ये पार्टिकल VCM तो इधर अभी भी जा रहा होगा, मगर क्या ये ऐसे घूम रहा है, तो क्या r इंटू ओमेगा इधर लग रहा होगा क्या? समझ रहे हो इतनी बात? बट सर r नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा, r/4, तो VF अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, VCM माइनस होगा, ध्यान देना, r/4 इंटू में क्या होगा, ओमेगा। क्लियर है इतनी बात? मतलब इसमें हमें बस यही समझना है ना, सिंपल सी बात है कि जब भी कोई बॉडी प्योर रोल्ड कर रही होगी तो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर r इंटू ओमेगा के इक्वल हो जाती है, तो इस केस में बॉडी क्या कर रही होगी, प्योर रोलिंग मोशन कर रही होगी। मतलब उसके पास दोनों मोशन होगा, ट्रांसलेटरी भी होगा और क्या होगा, रोटेशनल भी होगा। ठीक है, अब इसी पे कॉन्सेप्ट बनाएंगे। पता है क्या कॉन्सेप्ट? अभी काइनेटिक एनर्जी का, कोई बॉडी ऊपर से रोल कर रही है तो यहाँ से रोल करेगी तो इसमें फ्रिक्शन कितना होगा, मैं कम से कम कांटेक्ट सरफेस पे कितने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो सकते हैं, एक्सीलरेशन क्या हो सकता है, वहाँ से यहाँ तक आने का टाइम क्या हो सकता है, जिस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसको अभी पहले फ़िलहाल में ऐसे नोट कर लो। हम चलते हैं इसके टॉपिक पे ही, पहले इसको फटाक से नोट करो, फिगर बना के बस वो पॉइंट नोट कर लो, और वो कंडीशन जो VCM वाला है। अब बस एक चीज़ ध्यान देना, मैं बार बार वहाँ पे VCM लिख रहा हूँ ना, तो वो तुम्हें समझना होगा, अंडरस्टूड होगा कि ये V जो होगा वो सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी होगी।
थोड़ा जल्दी करो, जल्दी करो। हो गया? ये मिटा दूँ, ठीक है? बस अब थोड़ा ध्यान से देख लो, मैं फिगर बना रहा हूँ, वो अब उतना बड़ा कुछ फिगर नहीं होगा, उसमें सारी चीज़ें समझे थे। मैं आपसे बोल रहा हूँ हेडिंग जो है वेलोसिटी। अभी देखो वेलोसिटी बस कॉन्सेप्ट समझें कि वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे क्या क्या होगा, कैसे होगा। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पॉइंट ए यहाँ हो, बी यहाँ हो, सी यहाँ हो, डी यहाँ हो सकता है पॉइंट यहाँ भी तो हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है ना, कहीं पे भी। सर यहाँ 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 अगर ये मान लीजिए स्पेयर है तो यहाँ 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 इधर भी कहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम कोई भी किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी अगर निकालना हो तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन इट इज़ इन प्योर रोलिंग मोशन किस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो अब सुनिए ध्यान से। ये तो हमने अभी कंडीशन बताया है भाई, ये मत सोचिएगा कि सर यही वेलोसिटी है, नहीं, ये कंडीशन होगा कि वहाँ पे v की वैल्यू को या VCM की वैल्यू को किसके इक्वल पुट करना पड़ेगा आपको, R ओमेगा, ठीक है, एक समय के बाद से, ठीक है। तो अब सपोज करिए कि मान लीजिए पॉइंट यहाँ है और यहाँ से आप कुछ ऐसे यहाँ पे पड़े हैं, R डिस्टेंस पे यहाँ है, तो इस पॉइंट पे बताइए इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। मैं VCM को केवल अब v लिख रहा हूँ, v समझना, VCM बार बार लिखना उतना बड़ा अच्छा नहीं, आप समझ जाइएगा कि VCM है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, v मतलब VCM है, ठीक है। और क्या ये ऐसे अगर आगे बढ़ रहा है, रोटेट कर रहा है, तो क्या इसका टेंजेंशियल R इंटू ओमेगा होगा, क्या होगा ना। अब बताओ क्या एंगल 90 डिग्री है, नहीं, तो क्या निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि सर इनके बीच में एंगल कितने डिग्री है, पता करना पड़ेगा ना। सपोज दैट एंगल थीटा है, तो बताइए भी नेट की वैल्यू क्या होगी। सर क्या इन्हीं दोनों के बीच में आएगी क्या कहीं भी नेट, अब जो ज़्यादा होगा उसके तरफ झुकेगी, तो भी नेट की वैल्यू सर कितनी आने वाली है हमें बताइए। तो सर मिलेगी कितनी, सर v स्क्वायर प्लस R इंटू ओमेगा का स्क्वायर प्लस भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, क्या यही होता है क्या फॉर्मूला। अब बस एक चीज़ समझो पहले, बताओ अगर ये प्योर रोलिंग मोशन है तो क्या R इंटू ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, VCM, मतलब क्या v के ही तो इक्वल होगा R इंटू ओमेगा। तो R इंटू इफ प्योर रोलिंग मोशन, अगर प्योर रोलिंग मोशन है सर, तो उस केस में इन दिस केस v इज इक्वल टू कितना पुट कर देंगे, R इंटू ओमेगा, मतलब R इंटू ओमेगा की जगह पे भी सर क्या रख देंगे, v। तो बताइए नेट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, तो सर नेट वेलोसिटी आ जाएगी v स्क्वायर प्लस 2v, और ये भी v हो गया तो क्या 2v स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हो ना, 2v स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा
कॉस थीटा। सर वी स्क्वायर भी 2v² हो जाएगा और यहाँ भी 2v² है, तो हम एक काम करते हैं, वी नेट इज इक्वल टू, क्या मैं कॉमन ले लूँ, 2v² अगर कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा क्या, बचेगा क्या भाई? या तो ये याद कर लो 1 प्लस कॉस थीटा, या तो तुम 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो बताओ थोड़ा, ऐसे समझो, हाँ सही है ना, 1 प्लस, हाँ ऐसे समझो, 1 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे समझो भाई, देखो थोड़ा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा का हमारे पास बहुत सारे फार्मूले हैं, इसमें से हम कोई एक फार्मूला कॉस वाला रखते हैं, तो कॉस वाला फार्मूला क्या ऐसे बन सकता है क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होता है क्या, नहीं पढ़ा है? अच्छा ये पढ़ा है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख सकते हो, तो सर एक फार्मूला हमने पढ़ा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, हमें साइन को हटाना है ना, साइन को हटाना है, साइन, तो क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं क्या, किसकी जगह पे, साइन की जगह पे, साइन स्क्वायर की जगह पे, तो रख दो सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है सर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा क्या, तो बताइएगा कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और माइनस का होगा ना, ये 1, ये तो माइनस का होगा और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अच्छा ये होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, किसकी वैल्यू आ रही है, कॉस 2 थीटा की, कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी आई, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक बात बताओ थोड़ा, बस ध्यान से देखो, क्या 2 इसमें कॉमन ले लिए हो ना, ओनली बचा 1 प्लस कॉस थीटा, मैं 2 थीटा लिखा हूँ तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ रहा, अगर मैं केवल कॉस थीटा लिखता तो क्या ये थीटा बाई 2 हो जाता, क्योंकि यहाँ देखो एंगल 2 है 2 टाइम्स, तो यहाँ पे डबल का सिंगल हो रहा है, तो अगर सिंगल है तो क्या आधा हो जाएगा, समझ रहे हो, तो कॉस थीटा की जगह पे क्या रख सकते हो वहाँ पे, मैं बता रहा हूँ बस आपको कि ये फॉर्मूला ये नहीं लिखा होगा बुक में, ये जो इससे आएगा सॉल्व करके वो लिखा होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो क्या लिखते हैं, वी नेट इज इक्वल टू सर 2v² और इस पूरे की जगह पे देखो नहीं, केवल 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे केवल क्या रखा जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, क्या 1 से 1 कट जाएगा, अब देखो फाइनली वी नेट की वैल्यू कितनी आ गई, तो सर फाइनली आ गई 2v² और ब्रैकेट में ओनली क्या बचा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बचा है क्या, अरे ये तो कट गया, 2 कितना हो गया 4, तो सर ये हो गया 4, अब बताओ क्या ये सब बाहर आ जाएगा, हाँ सर 4 बाहर आएगा तो 2, ये कितना होगा v, और ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2, नेट वेलोसिटी होगी अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग कर रहा हो, 2v कॉस थीटा बाई 2, यही लिखा होता है बुक में, 2v cos theta by 2, this is the velocity of the body when it is in a pure rolling motion, ठीक है, किसी भी पॉइंट के लिए थीटा हमें गिवन होगा, अगर ये थीटा हमें दिया है और ये उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी गिवन है ना, तो मैं किसी भी पॉइंट पे उसकी नेट वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, मुझे उसके ना रेडियस से मतलब है ना मुझे उसके ओमेगा से मतलब है, मैं सिंपल फार्मूला लगाऊंगा 2v cos थीटा बाई 2, बस मुझे क्या पता होगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता होगी और मुझे क्या पता होगा, एंगल थीटा की वैल्यू पता होगी v और r ओमेगा के बीच में, इसी फार्मूले में उठा के रख दिया जाएगा, नेट मिल जाएगा, नोट कर लो इसको।
ये फार्मूला याद रखो भाई, cos 2 थीटा sin 2 थीटा इन सब का फार्मूला यूज होता है। cos 2 थीटा का ये याद रखो, इससे 3 फार्मूले बन सकते हैं। एक बार अभी मैंने देखो cos को sin को रिप्लेस किया है, अगर मैं cos को रिप्लेस करता तो sin के टर्म में फार्मूला बनता, ठीक है। ये 2 थीटा का था, इसी से हम इसको डबल एंगल फार्मूला कहते हैं। अगर यहाँ डबल है तो यहाँ सिंगल होगा, यहाँ सिंगल है तो यहाँ आधा हो जाएगा, हमेशा इसका डबल रहेगा। मतलब ये हाफ है तो ये डबल है। नोट कर लो। अब काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखते हैं। क्या हुआ? हो गया? हो गया भाई, नोट कर लिया? देखो थोड़ा नेक्स्ट, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हम पढ़े तो हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, बट जब बॉडी कोई प्योर रोलिंग कर रहा है तो तुमने देखा था ना कि चाय है, रख दीजिए बात। प्योर रोलिंग मोशन वाले केस में क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझो। जब कोई बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है तो उसमें ट्रांसलेटरी के साथ साथ क्या आता है, रोलिंग भी आता है, मतलब रोटेशनल भी आता है। तो इसका मतलब जब रोटेशनल आपसे केवल कोई रोटेशनल पूछे तो दोनों अलग है बात, समझो ये बात। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तुमने पढ़ा है ना, कितना होता है, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है क्या। और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मैंने पढ़ाया है, ये तो तुम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यही होता है। बट मैं ये दोनों नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे पूछा हूँ कि बॉडी और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी पूछा हूँ, समझ रहे हो। मैंने आपको हेडिंग क्या डालने के लिए बोला है, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब क्या ये दोनों होता है तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मतलब सर ये हो जाएगा कितना, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा क्या, समझ गए हो ना। ये हमारा रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी, बस रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। अच्छा सर इसको इसी तरह रहने देंगे, नहीं, थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखेंगे ना तो ये होगा, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी सर इज इक्वल टू होगा, देखिएगा, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होगा सर हाफ एम वी स्क्वायर को अभी ऐसे रहने दीजिए, हाफ, और आई की जगह पे पता है क्या रख देंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या एम के स्क्वायर, हर एक शेप का रेडियस ऑफ जायरेशन तो तुम्हें पता ही है, सिलेंडर रोटेट कर रहा होगा किस एक्सिस के अबाउट तो आई तुम्हें के पता होगा, किसी भी बॉडी का तुम्हें रेडियस ऑफ जायरेशन पता होगा, तो एम के स्क्वायर इंटू में ओमेगा स्क्वायर।
सर क्या कॉमन ले लिया जाए यहाँ से? क्या हाफ एम कॉमन हो जाएगा क्या? ओमेगा को भी हटा दो, चलो ओमेगा क्या भी अपॉन आर हो जाएगा क्या? अरे यहाँ से देखो ना, भी सी एम को भी बोल रहा हूँ ना बार बार, तो भी अपॉन क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा क्या? तो यहाँ से अब क्या कॉमन हो जाएगा सर? हाफ एम भी स्क्वायर, हाफ एम भी स्क्वायर, हाफ एम भी स्क्वायर स्क्वायर होगा। हाँ अरे ओमेगा का स्क्वायर है ना, तो भी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा, तो भी स्क्वायर ही तो कॉमन होगा। तो हाफ एम भी स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ वन बचेगा ना। अरे यहाँ पे क्या बचेगा? वन। हाफ एम भी स्क्वायर कॉमन हो गया, तो क्या बच गया? के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, क्या बचेगा क्या? यही फॉर्मूला आपको गिवन होता है बुक के अंदर, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी अगर किसी बॉडी का निकालना है। फॉर्मूला याद रखिए, हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आइए थोड़ा एक रेशियो बताते हैं। चलो बात, अब थोड़ा देखो हम बात करेंगे ना रेशियो की। किसके किसके सर रेशियो की? तो पहले ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रेशियो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रेशियो, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों के रेशियो की बात करते हैं। बताओ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता कितना है? पहले सब लिख लो, हाफ एम भी स्क्वायर, आप खुद बता दोगे, रेशियो निकालने तो सबको आता होगा, बस पहले लिख लो सारी लो रेशियो। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सर हाफ आई इंटू, अब इसको ऐसे मत लिखो, मैंने बोला ना आई को क्या लिखो? एम के स्क्वायर लिखा जाएगा, और ओमेगा को भी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि इसमें भी हाफ एम बी स्क्वायर और इसमें भी हाफ एम बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, और इसके रेशियो में देखो अभी तुमने निकाला ही है, कितना आया है? हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बस याद रखो। ठीक है, अब तुम्हें पता है ना, जैसे ऐसे मान लो लिखा हूँ, बस ऐसे देखो 2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/12। मैं पूछूं कि बताओ इसका रेशियो क्या होगा, तो तुम क्या करोगे? फाइनल रेशियो बताना है तुम्हें कि फाइनल रेशियो क्या होगा, तो तुम सर इसका नीचे का एलसीएम ले लोगे। क्या ले लोगे? एलसीएम। तो एलसीएम लोगे तो 12, 3 और 1 का एलसीएम 12 ही होगा। अब 12 से तुम पहले इसमें एलसीएम अब हटा दो, ये सब खत्म हो गया। एलसीएम कितना आया? 12। 12 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 24। समझ रहे हो? 12 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 12 एकम 12 होगा, और 3 से 12 कट जाएगा। समझ रहे हो? नहीं, रेशियो निकालने नहीं आता है भाई। चलो और सिंपल बताते हैं, 1/2 रेशियो 3 कितना आएगा? हाँ 1/2 रेशियो आता है ना? ठीक है, तो 1/2 एम बी स्क्वायर, 1/2 एम बी स्क्वायर, 1/2 एम बी स्क्वायर सब में कॉमन है ना, तो यही एलसीएम होगा। तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा सर? 1/2 एम बी स्क्वायर हो गया, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बचेगा। रेशियो 1/2 एम बी स्क्वायर हट गया तो क्या बचेगा? बस यही रेशियो, याद रखो। 1 रेशियो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, रेशियो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आपको एक बना रहे हैं फिगर, एक चार्ट बना रहे हैं, थोड़ा उस चार्ट को देखो। बस ये सब हो गया था ना भाई, इधर का मैं मिटा दिया, अब होगा वो चैनल। यहाँ लिख रहा हूँ बॉडी, ठीक है, उसकी के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू आपको मैं बता दूंगा, उसी से सारी कहानी आएगी।
आपको निकालना है रेशियो किसका किसका, तो सर ई ट्रांस का अपॉन ई रोटेशन का, ठीक है। दूसरा किसका सर निकालना है, ई ट्रांस का मतलब ट्रांसलेटरी अपॉन ई टोटल। ई टोटल मतलब समझ रहे हो क्या, ये टोटल है, रोलिंग वाला ही तो टोटल है, इन्हीं दोनों को जोड़े हो तभी ना टोटल आया था, तो इसको ई टोटल बोल दिया है, ठीक है। इनका रेशियो निकालना है, ठीक है। और लास्ट बोला है ई रोटेशन का अपॉन में ई टोटल, ये रेशियो निकालना है। बॉडी पहली कौन सी है आपके पास, सर बॉडी दे देता हूँ रिंग, कुछ ही बॉडी दे रहा हूँ सारी नहीं, दूसरी देती हूँ डिस्क, तीसरा है हमारा सॉलिड स्फीयर। जल्दी जल्दी फटाक फटाक करो, मैं तुम्हें 2-3 चीज़ें इसमें बस बता देता हूँ। सॉलिड स्फीयर हो गया, सॉलिड सिलेंडर ले लो, चलो सॉलिड सिलेंडर ले लो, ये स्फीयर है, सिलेंडर ले लो। अब इसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें दे देता हूँ, ठीक है, ये दे दूंगा तो आसान हो जाएगा। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर पहले वाले का है 1 रिंग का, दूसरे वाले का लिख लो डिस्क का 1/2, तीसरे का सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर का 2/5। अब समझ रहे होगे क्या है ये, सॉलिड सिलेंडर का 1/2, समझे हो ये क्या है, थोड़ा और बताओ। रिंग का क्या होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है क्या, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और आई की जगह पे क्या रख दें, एम के स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखो, एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, 1 आएगी, वही तो लिखा हूँ, समझ रहे हो। अगर मैं बात करूँ डिस्क का, तो बताना थोड़ा डिस्क का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाफ एम आर स्क्वायर होता है क्या, अरे सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट हमेशा पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब ये रोटेट करेगा डिस्क तो सेंटर वाले एक्सिस के अबाउट ही तो रोटेट करेगा, तो हाफ एम आर स्क्वायर। सर आई की जगह पे क्या रख दें, एम के स्क्वायर, सर एम से एम क्या हो गया, कैंसिल, किसकी वैल्यू निकालनी है तुम्हें, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो के स्क्वायर को यहीं रहने दो, आर स्क्वायर को इधर लाओ, बताओ क्या 1/2 आया क्या, तो यही तो लिखा हूँ मैं, समझ गए हो ना ये बात, ये कैसे आया है, तो इसको रटना नहीं है, आप समझ लो कैसे आ रहा है, वही चीज़ समझाना चाह रहा था। अब बताओ क्या ये सब निकाल सकते हो, जल्दी निकाल के बताओ। पहला एक एग्जाम्पल इसका बता दे रहा हूँ, एक इसका बता दे रहा हूँ, एक इसका बता रहा हूँ। पहले देखो रिंग का, देखो सर ई ट्रांसलेशनल कितना आएगा, अरे ई ट्रांसलेशनल का मतलब है 1 है, और ई किसके साथ है, रोटेशनल, और सर 1 के स्क्वायर बाई क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, तो सर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू भी 1 है, और ये 1 है तो 1/1 तो 1 ही आएगा ना, सर क्या आएगा 1, ठीक है। सर ई ट्रांसलेशनल कितना होता है 1, और ई टोटल कितना होता है 1 + 1 के स्क्वायर बाई, तो इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो क्या 1/2 हो जाएगा, समझ रहे हो। ई रोटेशनल कितना होता है सर, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी है 1, अपॉन ई टोटल क्या 1 + 1 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2। क्लियर है, क्या आप सब निकाल लोगे सारी बॉडी का, बस एक का निकाल लो कंफर्म हो जाएगा, बाकी घर जाके निकाल लो, किसी डिस्क का सॉलिड स्फीयर किसी का एक का अपने मन से निकाल लो। अगर आप कहेंगे ना तो यहाँ पे मैं चीज़ों को लिख दूंगा, ई सर ट्रांसलेशनल होता है 1, और ये होता है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सर ई ट्रांसलेशनल होता है 1, और ई टोटल कितना होता है 1 + के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सर ई रोटेशनल कितना होता है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ई टोटल कितना होता है 1 + के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, बस इसी में तो वैल्यू रखनी है आप। टू 1/2, सही से देखो भाई, गलती किए हो कुछ,
ये 1/2 है ना, तो दूसरा कितना आएगा 1/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 आएगा ना। हाँ फिर अगला देखो, ये तो सही था, अगला देखो 1/1 + 1/2, तो 2 बन जाए 2, 2 और 1 3, 3/2 होगा ना ये, तो 2 ऊपर जाएगा तो 2 बाई कितना हो जाएगा 3। समझ रहे हो, यही गलत था। इसका सर 1 है, अरे 1/2 है, अपॉन में इसका 1 + 1/2, अभी 2/3, 3/2 आया था ना, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 बचेगा ना। ठीक है, अब निकाल लोगे सबका, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते। रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन होगा, मैं नोट कर लो थोड़ा जितना है, मैं आगे का मिटाऊँ, करो फटाक से, ये नोट कर लो, घर पे जाके निकालना। और भी बॉडी लिख सकते हो, मैंने बस इतना ही लिखा है, अपने हिसाब से और बॉडी बढ़ा लेना भाई। जैसे सिलेंडर हो गया, मैंने सॉलिड स्फीयर लिखा है, आप सेल लिख सकते हो, मतलब हॉलो स्फीयर लिख सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो गया? हाँ नहीं नहीं, क्या हो गया? अरे भाई चाय नहीं पीते हैं हम, चाय नहीं पीते हैं, वो लेके आ गए, पता नहीं कैसे लेके आए, उनको पता नहीं होगा कि मैं चाय नहीं पीता हूँ, इसलिए। दूसरा कोई नहीं लेके आया है, क्योंकि अभी जो वहाँ रहता है तो उनको पता है मैं चाय नहीं पीता हूँ। बहुत दिन हो गया है चाय पिए, कभी कभी कॉफ़ी भी, ज़्यादा नहीं, कभी कभी हाँ, मगर कॉफ़ी पीता हूँ, चाय नहीं। लेके आए हो क्या कॉफ़ी? ज़्यादा नुकसान करता है कॉफ़ी भाई, इतना मत खा लो। अरे भाई कॉफ़ी नुकसान नहीं करेगा, मिटा दूँ? मतलब क्या होता है पता, कॉफ़ी में तुम्हें पता है ना क्या होता है, कैफ़ीन होता है, तो कैफ़ीन नुकसान नहीं करेगा, एक एक्सेस सब नुकसान करता है भाई, सब। आपको हेडिंग डालना है, पता है क्या, मोशन, मोशन ऑफ अ बॉडी फॉर इंक्लाइन, रोलिंग मोशन लिखेंगे, रोलिंग है ना ये बॉडी का, तो रोलिंग मोशन ऑफ अ बॉडी फॉर इंक्लाइन प्लेन। अगर कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन से रोलिंग मोशन कर रही है ना, तो उसके लिए तुमसे बहुत सारी कहानियाँ पूछा जा सकता है, क्या है, उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। रोलिंग मोशन, ये रोलिंग है, रोलिंग मोशन ऑफ अ बॉडी फॉर इंक्लाइन प्लेन। तो बनाते हैं एक बॉडी जो रोल करेगी, कुछ भी ले लेंगे। अब हम रोल में कोई स्पेसिफिक बॉडी नहीं ले रहे हैं, हम बार बार स्पेयर टाइप का कुछ बना ले रहे हैं। सपोज दैट ये स्पेयर है, यहाँ से ये रोल करना स्टार्ट करें। जब ये बॉडी यहाँ से रोल करेगी ना, तो रोल का मतलब है कि इसके पास ऐसे 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 रोटेट कर रही है। एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन होगा अल्फा, ठीक है, अरे ऐसे रोटेट कर रही है। तो सर रोटेट कर रही है ना, तो ये इसका सेंटर है। थोड़ा ध्यान से देखिए, इसका नीचे की तरफ वेट कितना होगा mg, कितने पे इंक्लाइंड है थीटा, तो सर ये कितना हो जाएगा mg cos थीटा होता है, क्योंकि ये एंगल थीटा हो जाता है। तो सर इधर की तरफ कितना हो जाएगा mg sin थीटा। और सर ये रोल कर रही होगी, तो जाहिर सी बात है इसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा, और ट्रांसलेटरी होगा तो क्या सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, समझ रहे हो, सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा F। और ऊपर क्या होगा सर, नॉर्मल होगा क्या, इतनी कहानी बनेगी, ठीक है। अब बताओ थोड़ा, नॉर्मल की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो mg cos थीटा के इक्वल होगी। FBD बना रहे हैं,
नॉर्मल किसके इक्वल होगी, एम जी कॉस थीटा। एक इक्वेशन बना के छोड़ दो। और सर एफ किसके इक्वल होगा, तो सर एफ इक्वल होगा, पहले इसके लिए थोड़ा ध्यान से देखो, इसके लिए हमें ये बॉडी मोशन में है, रेस्ट पे तो है नहीं, तो हमें नेट फोर्स कैसे लिखना होगा बताओ। बॉडी अगर नीचे आ रही है तो क्या एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू बॉडी का मास m इंटू एक्सीलेशन अल्फा लिखा जा, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए सी एम लिख सकते हैं क्या, होता है फॉर्मूला। अरे किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन ही तो होता है, और एक्सीलेशन हमेशा इस बॉडी के लिए किसका लिया जाएगा, सेंटर ऑफ मास का। क्योंकि इसमें अभी मैंने बताया ना कि अगर कोई बॉडी रोलिंग मोशन कर रही है तो उसके हर एक पार्टिकल के पास वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, वी सी एम। तो वी सी एम होगी तो एक्सीलेशन कितना होगा, ए सी एम। तो इसका एक्सीलेशन क्या लिखना पड़ेगा, ए सी एम लिख दिया गया है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। थोड़ा ध्यान से देखो, ए सी एम जो है इसको क्या लिखा जाएगा, क्या अल्फ़ा, छोड़ो अभी ए सी, एफ़ की वैल्यू यहाँ पे हमें दिख रही है, इस एफ़ को हटाना चाहते हैं। तो एफ़ को सर हटाने के लिए हम एफ़ को हटाने से कोई फ़ायदा नहीं है, चलो एफ़ को ऐसे हटाओ। टाउ इज़ इक्वल टू कितना होता है, आर इंटू एफ लिख सकते हैं। अगर ये रोलिंग मोशन पे कोई फोर्स नहीं लगा है, ध्यान से सुनना, कोई फोर्स नहीं लगा है, ये बॉडी रोल कर रही है, तो इसके अगेंस्ट फोर्स लगने वाला फोर्स तो केवल फ्रिक्शन फोर्स ही है। ये तो इंटरनल फोर्स है ना, क्योंकि हमें जब रोल किया है तब दिखाई दे रहा है। अगर ये बॉडी का वेट नहीं होता और इंक्लाइन पे नहीं रखा होता तो ये नहीं दिखता, बट हमें फ्रिक्शनल फोर्स तो दिख रहा है कि सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो हम इस एफ की जगह पे क्या एफ रख सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। इसी की वजह से तो ये रोटेट कर रहा है। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं रोकता, तुम खुद सोचो, जैसे मान लो ये बॉडी अगर सरफेस पे है ऐसे, और अगर मैं यहाँ से इसको छोड़ दूँ तो क्या सरकते हुए आगे चला जाएगा, सरकेगा कब, जब फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। फ्रिक्शन होगा तो क्या फ्रिक्शन भी पीछे खींचेगा, तो क्या बॉडी घूमने लगेगी ना। अरे एक बॉडी तो सरकना चाह रही थी, स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग हम नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हमने पढ़ा है रोलिंग। और बॉडी अगर प्योर रोल कर रही है तो क्या यही रिस्पॉन्सिबल है क्या इसके लिए, मतलब यही टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, रोटेशनल इफेक्ट यही दिखा रहा है, देन आर इंटू एफ है। अब बताओ, एक टॉर्क का फॉर्मूला क्या आई इंटू अल्फा भी पढ़ा है क्या, ये भी तो एक रिलेशन बताएं टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, तो ये भूल जाओ टाउ। अब बताओ आर एफ आई इंटू अल्फ़ा की इक्वल है, तो यहाँ से सर मैं अल्फ़ा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, आर एफ अपॉन में आई, क्या लिखा जा सकता है। अच्छा, और सर आर ऐसे देखिए, ए सी एम कितना होगा, आर इंटू, अरे भी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होता है, और ए इज इक्वल टू आर इंटू क्या होता है, तो क्या ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फ़ा लिख सकते हैं। और सर अल्फ़ा की जगह पे क्या रख दें, तो क्या आर स्क्वायर एफ अपॉन आई हो जाएगा। ये वैल्यू उठा के और इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं सर, तो बताइए कितना होगा। पहले तो हम f की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ये इधर चला जाए और ये उठ के इधर आ जाए, अरे ये इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, और ये इधर पूरा आएंगे तो क्या माइनस हो जाएंगे। तो सर क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, ये इधर आ गया तो सर हो गया प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एम, और ए सी एम की जगह पे सर क्या रख दें, आर स्क्वायर एफ, और सर नीचे है आई, और आई की जगह पे भी रख दीजिए एम के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर चला गया है एफ, हो गया है सर। अभी बस ऐसे रखें, अभी आंसर तो आएगा तो उसमें उसी के टर्म में आएगा सर। m से m क्या हो गया, कैंसिल। इसको इधर भेजने का कोई मतलब था नहीं, चलो फिर भी भेज दिए हो तो अब काम तो करना पड़ेगा ही, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाएगा। सर यहाँ क्या बच गया है, तो लिखते हैं एम जी साइन थीटा इज़ इक्वल टू, या माइनस है, माइनस कितना है, आर स्क्वायर एफ अपॉन, बोलो भाई, आर स्क्वायर एफ अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, एफ। सर इधर भी एफ है, इधर भी एफ है, हमें एफ ही निकालना है, जिसकी वजह से रोटेशनल फोर्स, ये जो फ्रिक्शन कितना आया इसी की वजह से रोटेशन रोलिंग आया है, तो यही एफ निकालना है। क्या इसको इधर ही रखना चाहिए था, तो एम जी साइन थीटा
इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो एफ इधर चल रहा है और ये इधर आएगा तो क्या प्लस हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इंटू में एफ, दोनों में से क्या कॉमन ले लें तो क्या एफ इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर हो जाएगा क्या, ये कैपिटल में ही आर रखना, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या बचा है, एम जी साइन थीटा, बताना एफ की वैल्यू कितनी आ गई, मिल गई, यही आंसर है, एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। अब एक बात बताओ, क्या अभी तुमने के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी ना, अरे हर एक बॉडी का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर निकालिए हो, तो क्या आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर नहीं आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। इसीलिए इस फॉर्म में मैं लाना चाह रहा था इसको, नहीं तो मैं सोचता यहीं पे छोड़ देता, आई ओ से इससे मतलब नहीं, इसी फॉर्म में छोड़ देता। अब ये आसान है, उस बॉडी का मास पता होगा, थीटा कितना इंक्लाइन है पता होगा, उसका रेडियस पता होगा, उसका रेडियस ऑफ जायरेशन पता होगा, उठा के रख दोगे, क्या बॉडी पे को जितने फोर्स से रोलिंग मिल रहा था क्या वो फोर्स पता चल जाएगा क्या, ठीक है, वही एफ निकालना। एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, याद रखिएगा वैल्यू। क्या हुआ? क्या खाओगे भाई, बारिश हो रहा है इतना। बारिश में चाय ही सही, अच्छी बात है। पकौड़ी भी अच्छा लगता है, पकौड़े भी अच्छे लगते हैं, पकौड़े पकौड़े। हाँ क्या होना दीजिए, मिलते नहीं है भाई देवरिया में अच्छे पकौड़े तो। कहाँ पे, बस स्टैंड पे, प्याज वाला, वो मोटा वाला जो आदमी, वो बहुत बचपन से वहीं पे हम भी खाए हैं, बहुत पुरानी दुकान। ठीक है, नहीं खाना चाहिए, नहीं नहीं सही बात है, खाओ भाई, जिम करने का उम्र बहुत है अभी, अभी करना जिम, बहुत टाइम है, बस फिट रहनी चाहिए बहुत। लग जाइए आगे। आएंगे, बस पेपर है अक्टूबर में, ख़त्म हो जाए पेपर। देखना भाई, हाँ ठीक है चलो। बस एक चीज़ समझ लो इसमें, लास्ट हमें समझना क्या है, एम जी ये हो गया एफ, हाँ एफ की वैल्यू क्या होती है एक्चुअल में, सर एफ या इक्वल होगा या लेस होगा किससे किससे किससे, सर एफ होता है, पहले एफ इज इक्वल टू बताओ, लेस छोड़ो, म्यू इंटू एन होता है क्या, अरे यही होता है, एफ की वैल्यू इक्वल होती है म्यू इंटू एन के, तो एन क्या निकाल के बैठे हो, एम जी कॉस थीटा, क्या रख दिया जाएगा क्या, एम जी कॉस थीटा, इसकी वैल्यू या तो इसके इक्वल होगी या तो इससे लेस होगी, ज़्यादा नहीं हो सकती, फ्रिक्शन अगर ज़्यादा हो गया तो टांग के रख देगा ऊपर, नीचे आने ही नहीं देगा, समझ रहे हो, फ्रिक्शन की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, म्यू एम जी कॉस थीटा। अब बताओ ये एफ की वैल्यू तुमने निकाली कितनी है, ये निकाली है ना, तो क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। क्या एम जी, अब देखो ये काटा नहीं जाता, इनइक्वलिटीज़ है ना,
mg से mg कैंसल आउट नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इनइक्वलिटी है। तो बस अंडरस्टूड है कि दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड किया जाता है। तो इधर भी mg से डिवाइड कर दें, इधर भी mg से डिवाइड कर दें। सेम नंबर से डिवाइड करने में इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन थीटा अपॉन में 1 + r² + k², और यहाँ mg हट गया तो म्यू इंटू में कॉस थीटा। अब बताओ कॉस थीटा हटाना है हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो क्या इधर भी कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे और इधर भी कॉस थीटा, फिर सेम नंबर से डिवाइड करने में क्या इनइक्वलिटी में कोई चेंज होगा, नहीं। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो सर म्यू की वैल्यू कितने के इक्वल आ जाएगी, तो सर म्यू इज इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा, mg हट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन गया है, टेन थीटा अपॉन 1 + r² अपॉन k²। याद रखना म्यू की वैल्यू ये होती है। यहाँ इक्वल जैसे लगाए हो यहाँ भी इक्वल लगा सकते हो, क्योंकि इक्वल का साइन है, मगर म्यू की वैल्यू इससे या तो बड़ी होगी या तो इक्वल होनी चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिस, r² / k² है भाई, ठीक है, याद रखो। अगर बॉडी की प्योर रोलिंग कहानी होगी तो हो गया। देखो भाई ये तो हो गया फ्रिक्शन का खेल। अब थोड़ा आओ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, ये तीनों निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ बॉटम व्हेन इट इज in rolling motion, ठीक है, velocity of body at a bottom when it is in rolling motion। ध्यान से समझो, सपोज दैट यहाँ पे बॉडी है, रोल कर रही है, और यहाँ पे जब आएगी तो कितनी उसकी वेलोसिटी हो जाएगी बॉटम पे, ठीक है। ये एंगल इसका थीटा है, बाकी सारी कहानी वही रहेगी जो अभी तुमने पहले बनाया। इसमें फ्रिक्शन नहीं निकालना है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये सब नहीं लिखना है, आई ओ की वैल्यू नहीं लिखनी। अगर बॉडी रोटेट करते हुए नीचे गिर के आ रही है तो एक चीज़ देखो, पहले ये तो यहाँ से कितने हाइट ऊपर रखी गई है, h हाइट मान लेते हैं, बॉडी h हाइट ऊपर से आ रही है ऐसे रोल करते हुए, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इस सरफेस पे, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम मान लें कुछ, सर ये डिस्टेंस भी मान लीजिए s डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए बॉडी आएगी, ठीक है। ये एंगल थीटा है, तो एक बात बताना साइन थीटा कितना हो जाएगा, सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, h अपॉन क्या हो जाएगा s, h अपॉन s, तो सर यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s साइन थीटा, s या d भी ले सकते हो, डिस्टेंस है बस ये ध्यान से समझना, ठीक है। h की वैल्यू s साइन थीटा है। अब एक बात बताओ, जब कोई बॉडी ऊपर से रोल करते हुए आ रही है और नीचे तक आ गई तो इसकी एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहेगी ना, पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये पेन ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और जैसे जैसे नीचे आएगा तो क्या पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, तो क्या बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो एक चीज़ का लॉस होगा तो दूसरा इंक्रीज़ करेगा, तो सर बोलेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालनी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सर एनर्जी के कंजर्वेशन में क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस है क्या उस इक्वल होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यही तो होगा, पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस होगा वो इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी के गेन में। तो सर पोटेंशियल एनर्जी का लॉस क्या mgh हो जाएगा, और सर काइनेटिक एनर्जी का गेन है
ध्यान से देखो, अब ये रोल्ड कर रही है अगर बॉडी, क्या इसके पास दोनों काइनेटिक एनर्जी होगी, ट्रांसलेटरी भी होगी और रोटेशनल भी होगी। तो क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखा जाएगा। दोनों काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा होगा, इसका ट्रांसलेटरी का भी बढ़ रहा होगा और रोटेशन का भी बढ़ रहा होगा। तो सर एक काम करिए, पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए, हाफ एम कॉमन ले लीजिए और मैं तो कहता हूँ अभी इसको रहने दीजिए, एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, हाफ आई की जगह पे क्या एम के स्क्वायर रखा जाएगा और ओमेगा की जगह पे अभी तुमने देखा क्या रखा था, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रखा था क्या। तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर क्या कॉमन हो जाएगा क्या, तो सर हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा 1 प्लस यहाँ बच जाएगा कितना, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसी टर्म में हमेशा हमें चाहिए। यहाँ बचा है एम जी एच, क्या एम से एम कट जाएगा क्या, 2 इधर आ, हाँ हाँ वी स्क्वायर कॉमन है, वी स्क्वायर तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर तो बचेगा। जी एच में 2 इधर आ जाएगा, तो बताओ 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2GH अपॉन ये पूरी वैल्यू इधर आ जाएगी, तो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो किसकी वैल्यू मिलेगी, वी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो ये सब किस में चला जाएगा, क्या हमें वेलोसिटी तो चाहिए था बॉडी, यही निकालना था। अब बताओ तुम्हें एच अगर नहीं पता है, तुम्हें ये डिस्टेंस पता है और थीटा पता है, तो क्या एच इज इक्वल टू एस साइन थीटा रख दोगे। अरे तुम्हें हाइट नहीं पता है, तुम्हें कितना डिस्टेंस रोल्ड करते हुए आया और कितने पे इंक्लाइंड है ये पता है, तो क्या एच की जगह पे क्या रख दोगे, एस साइन थीटा। तो फॉर्मूला ये फाइनली क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू सर अंडर रूट में 2g और h की जगह पे क्या आएगा, s साइन थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये होगा बॉडी अगर क्या कर रही होगी, प्योर रोल्ड होगी, प्योर रोलिंग होगी, तो कहानी ये चलेगी वेलोसिटी, ठीक है, प्योर रोलिंग होगी तो कहानी ये चलेगी। अगर स्लाइडिंग आ गया, स्लाइडिंग आ गया तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू को बस क्या कर देंगे, 0। तो भी स्लाइडिंग क्या कितना हो जाएगा बताना, भी स्लाइडिंग हो जाएगा 2GS साइन थीटा, और नीचे देखो क्या के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 0 हो गया तो ओनली 1 बचा है, और ये किस में चला जाएगा, रूट में। तो भी स्लाइडिंग का फॉर्मूला ये होगा, इफ़ स्लाइडिंग अकर, अगर रोलिंग होगा तो ये, और स्लाइडिंग होगा तो बस ये 0 हो जाता है। ये 0 होने का मतलब नीचे 1 बचेगा, तो इसको 1 कर दो तो 2GS साइन थीटा। स्लाइडिंग के केस में ये कहानी होगी और रोलिंग के केस में ये। तो वेलोसिटी तो हमने कर लिया है, अब चलते हैं हो गया भाई। हाँ हाँ भाई पढ़ो, क्या करोगे घर जाके, एकदम एकदम पढ़ो। हाँ मैं खुद भीग के आया हूँ तो इसीलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं भीगा हो तो अब नहीं पढ़ाता।
यही कहना चाह रहे हो, भीगे हो तो पढ़ोगे, नहीं भीगे हो तो नहीं पढ़ते ना। कोई बात नहीं, ठीक है। सुनो, यही मोटिवेशन है, जब आप स्ट्रगल में होते हैं ना तभी आपको समझ में आती है चीज़ें, वैसे नहीं समझ में आएगी ना। भीगे हो तो पढ़ेंगे, मतलब बदला लेना है ना। बदला आप, बहुत जरूरी है। सही बात है। वेलोसिटी हो गया, एक्सीलेशन बस देख लो, 3 चीज़ें हमें पढ़नी, एक्सीलेशन, इसके बाद टाइम खत्म हो जाएगा कहानी। एक्सीलेशन में देखो, अब एक्सीलेशन तुम्हें निकालना है तो तुम वेलोसिटी मिल गया तो एक्सीलेशन निकाल सकते हो। तुम्हें पता है क्या डिस्टेंस पता है ना, अरे एस तो मैं दिया हूँ, अगर नहीं दिया हूँ तो एच दिया हूँ तो एस निकल जाएगा, थीटा तो रहेगा ना क्योंकि इंक्लाइनेशन है। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन रोलिंग मोशन फ्रॉम द इंक्लाइनेशन, तो बॉडी अगर इंक्लाइन से है तो थीटा तो कम से कम पता होगा और एच पता होगा, तो क्या एस निकल जाएगा? हाँ सर निकल जाएगा। तो एस अगर मिल गया हमें तो हम क्या मोशन का सेकेंड इक्वेशन वी स्क्वायर थर्ड लगा दें, यू स्क्वायर प्लस 2as, क्या ए निकाल सकते हैं क्या? इनिशियली बॉडी यहाँ से अगर चली होगी तो क्या रेस्ट पे होगी, तो u क्या हो जाएगा 0, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो जाएगा क्या? अब बताओ a निकालना है तो a की वैल्यू निकालेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा क्या? समझ रहे हो ना, s यही डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का। अब बताओ वी स्क्वायर क्या है, तो सर निकाल के तो बैठे हैं, रोलिंग का हो, रोलिंग का वी स्क्वायर 2gs साइन थीटा, स्क्वायर हटेगा तो क्या रूट हटा देगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 2gs साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये तो वो वाला है, एच पर एच नहीं दिया है इसमें। हाँ इसमें एच की वैल्यू नहीं दी है, यू वाला। हाँ, अगर एच दिया है तो ये रखो, ये रखो, ये रखो, वो हम तो यही लेके चल रहे हैं मेन, क्योंकि हमें एस के टर्म में लिखा है। अब बताओ 2s भी तो नीचे होगा ना, अरे ये तो अभी केवल वी स्क्वायर होगा, नीचे क्या चलेगा 2s, समझ रहे हो ना। तो सर उसके साथ 2 से 2 और s से s कैंसल आउट हो जाएगा ना, तो ओनली क्या बच जाएगा 2 खत्म हो गया, ओनली g साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कितना आसान है। ये किसके लिए एक्सीलेशन है बोलो, ये एक्सीलेशन किसके लिए निकाला, रोलिंग के लिए। अगर स्लाइडिंग होता तो बोलो, अगर ये स्लाइडिंग होता तो, बंद कर दो दरवाजा, ए स्लाइडिंग होता तो क्या होता, तो बस क्या, अरे भाई स्लाइडिंग होता तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या होता 0, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ओनली क्या बच जाएगा, बस सिंपल सी बात है। जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे स्लाइड होके आती है तो एक्सीलेशन यही तो रहता है, जी साइन थीटा। ठीक है, और बताओ एक्सीलेशन हो गया, अब टाइम टेकन निकाल लो। टाइम टेकन निकाल लीजिए, बताइए टाइम टेकन में क्या होगा। टाइम टेकन कौन सा फॉर्मूला लगाएं टाइम टेकन के लिए, सर सिंपल सा फॉर्मूला है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही होता है ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो सर हमें u तो 0 पता है ना, तो इसको 0 कर दीजिए। सर s की वैल्यू रहने दीजिए, और यहाँ देखिए हाफ AT स्क्वायर है, तो क्या इसमें से हमें t निकालना है, तो हाफ a को इधर भेजेंगे ना, तो हाफ a इधर आ जाएगा, तो क्या t स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, और स्क्वायर हटा देंगे तो ये सब किस में चला जाएगा, रूट में हो जाएगा। अब बताइए सर t की वैल्यू मिल गई है तो क्या आएगा t की वैल्यू, सर s रहने दीजिए, अपॉन में हाफ रहने दीजिए, और a की जगह पे क्या रोलिंग के लिए g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रख देंगे क्या, बस ख़त्म हो गया। ये तो रख दो 1 प्लस 1/2 क्या होगा g साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर। अगर ये स्लाइडिंग नहीं होता तो क्या होता, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 0 होता, स्लाइडिंग होता तो ये अगर 0 होता तो ओनली s अपॉन 1/2 जी साइन थीटा बचता क्या। तो ये रोलिंग के लिए टाइम है, स्लाइडिंग के लिए निकाल के लिख लेना, कहानी ख़त्म है। यही हमारा पूरा रोलिंग मोशन था।
पूरा ख़त्म हो गया है चैप्टर, क्वेश्चन करा देंगे इस पे आपको। चलेंगे नए चैप्टर पे। कौन सा पढ़ोगे? सर को दे दें पढ़ाने के लिए वो सॉलिड एंड फ्लूइड, सॉलिड एंड फ्लूइड। वो सॉलिड एंड फ्लूइड पढ़ाने के लिए उन्हीं को दे देना, क्योंकि इसके आगे हमें पढ़ाना है। या तो मैं थर्मो में चलूँ, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी, 3 चैप्टर है, ठीक है, हीट वाले। तो या 3 मैं वो पढ़ा दूँ, 2 ये पढ़ा दें। जिसमें सॉलिड तो आसान है, फ्लूइड में थोड़ा टाइम लगेगा, जिसमें बर्नौली थ्योरम व्यूरम है, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है वो। तो ठीक है, दोनों आसान है, बहुत पढ़े हो थोड़ा बहुत। बाकी थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो चैप्टर हीट वाला जो है ना, उसमें समझ में नहीं आएगा चीज़ें अगर नहीं पढ़ोगे। और मुझे भी, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा जो पेपर है उसमें मैं पढ़ा नहीं हुए चैप्टर, इसीलिए, क्योंकि उसमें मेरा ये आने वाला है। तो मैं भी पढ़ूँगा, आपको पढ़ाऊँगा, तो जाहिर सी बात है, तो मेरा भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा चीज़ें। मतलब कहने का मतलब है कि मैं क्वेश्चन थोड़ा कराऊंगा आपको अच्छे अच्छे, तो मेरा रिवीजन करने का मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। और सॉलिड फ्लूइड तुम देखो क्या है ना, सॉलिड में कुछ वही 3 चीज़ें पढ़नी है, इलास्टिक, स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिक वाला जो चैप्टर है। और फ्लूइड वाले चैप्टर में आपको विस्कोसिटी पढ़नी है, विस्कस फोर्स पढ़ना है, स्टोक थ्योरम पढ़ना है, बर्नौलीज थ्योरम पढ़ने हैं, और वही एनर्जी फ्लूइड के बारे में जानना है, जो कि बहुत आसान होता है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। बाकी ये जो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, उसमें थर्मल एक्सपेंशन पढ़ना है, अल्फ़ा बीटा गामा पढ़ना है, उनके बीच में रेशियो पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स तुम केमिस्ट्री में पढ़े ही हो, देखे हो, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ जो भी होते हैं थर्मोस के, वो जानने हैं। और उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जिसमें वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये जो सारे गैस के लॉ होते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अच्छा है, उसी पे हम आएंगे आगे। तो मतलब अभी तो इस पे क्वेश्चन करेंगे कल थोड़ा सा, आधे घंटे में, और आधे घंटे बाद हम स्टार्ट करेंगे, 1 घंटे हम पढ़ेंगे वही चैप्टर जो पुराना वाला है। मंडे से जब भी हमारा क्लास होगा ना, तो मंडे से कोशिश किया जाएगा कि हम पीछे का आधा घंटा लेके लेक्चर चलें। मतलब एकदम टाइम से रहिएगा आप, मैं भी टाइम से रहूँगा। 1.5 घंटे का ही अगर क्लास है तो मैं 1 घंटे में चलूँगा जो चैप्टर चल रहा है। मतलब अगर थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर चलेगा तो वो चलेगा, और 30 मिनट या 25 मिनट जो चलेगा वो प्रीवियस जो पढ़ चुके हो। अभी हो जाएगा इंक्रीज़, तब तक चलेंगे ना साथ में, क्या करना है। जब हो जाएगा इंक्रीज़ तो हम आधा घंटा चलेंगे, 1.5 घंटा टोटल चलेंगे। 15 से 20 मिनट आपको चाहिए कम से कम, एक एक 2 टॉपिक भी पढ़ेंगे ना डेली तो हो जाएगा। जैसे मोशन इन 1D 2D और यूनिट एंड मेजरमेंट वेक्टर जिसमें है, ठीक है, वही सब पढ़ना है, पढ़ा देंगे उसको। मंडे से करेंगे, ध्यान देना, मंडे से है मेरा क्लास।